हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग फिर से एक और नई मानवा को एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि हमारे दिन कुछ ज्यादा ही खराब चल रहे हैं। हम जो भी नई मानवा एक्सप्लेन करते हैं या तो वो नई होती है या फिर उसे पहले से ही किसी और ने एक्सप्लेन किया होता है। इसीलिए बिना देरी के चलो शुरू करते हैं वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग रसिया के स्पेस सेंटर को देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि आसमान से एक बहुत बड़ा उल्कापिंड डायरेक्ट धरती से टकराने वाला है। वो सभी लोग अफरा तफरी में फंस जाते हैं कि वो लोग कैसे खुद को बचाएंगे। वो यहाँ से कोई मिसाइल भी नहीं छोड़ सकते थे जिससे डायरेक्शन को चेंज किया जा सके। जो उन लोगों का चीफ होता है उसे लगता है कि अब दुनिया का सर्वनाश होने वाला है, लेकिन उसी टाइम पे चीफ को दिखाई देती है कि कोई हरी कलर की एनर्जी मिटियोर के नीचे जाती है और उसके ऊपर एक जोरदार घूंसा मारती है जिससे वो उल्कापिंड वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। उन्हें समझ में तो नहीं आता है कि क्या हुआ, लेकिन वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो लोग बच गए। वहीं पे चीफ अपने मन के अंदर सोच रहा था कि उनकी रक्षा किसने की है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस उल्का पिंड को डिस्ट्रॉय करने वाला और कोई नहीं, हमारा हीरो था जो एक स्टार जनरल है। दोस्तों, ये पूरी सीरीज स्पेस यानी कि अंतरिक्ष ऊपर बेस्ड है, इसलिए जो शब्द मुझे लगेंगे कि तुम्हारी समझ से परे हैं तो मैं उनकी एक्सप्लेनेशन सब टाइटल के तौर पे लिख दूंगा, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि उनका मतलब क्या है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्पेस यानी कि अंतरिक्ष के ऊपर कोई तो लड़की थी जो कि धरती के ऊपर देख रही थी और उसकी नजरें इतने ज्यादा तेज थी कि वो बिल्कुल एक यूनिवर्सिटी को देखती है, जिसकी छत पे हम लोग देखते हैं कि 3-4 लड़के मिलके हमारे हीरो और उसके दोस्त को बुली कर रहे थे। एक लड़का हमारे हीरो के दोस्त से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरे को एक गॉड की तरह ड्रॉ कर, जिसपे वो लड़का मान जाता है और कहता है कि सबसे पहले मेरे दोस्त को खड़े होने दो। हमारे हीरो का नाम टियान है, जिसको पुलिस ने अपने पैरों तले कुचल रखा था। बुली का नाम ताई है, जो कि आगे से कहता है कि ये तो मेरा चूहा है, मैं तो इसे मसल के रख दूंगा। और वो आगे से टियान के बालों को नोचते हुए उससे कहता है कि वो उसे नफरत करता है, क्योंकि टियान आगे से भाई कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं देता है, चाहे उसे मारो पीटो कुचल दो, वो आगे से कुछ भी नहीं करता है, जैसे कि उसने जीने की इच्छा ही छोड़ दी है। फिर ताई उस लड़के को भाई हमारे हीरो की फोटो दिखाते हुए कहता है कि मुझको इस तरह से ड्रॉ करो। उसके दोनों चेले उसे पूछते हैं कि ये कौन है, जिसपे ताई उन्हें रसिया की रिसर्च के बारे में बताता है कि 13 साल पहले हमारा अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाला था, लेकिन अचानक से इस बंदे ने उस मीटियोर को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसी वजह से हम लोग सर्वाइव कर पाए हैं और सभी लोगों को लगता है कि ये एक गॉड है। वो लड़का ड्रॉ करने के लिए मान जाता है और उसे कहता है कि उसे थोड़े दिनों का टाइम लगेगा इसे ड्रॉ करने के लिए। जब वो वहां से जाने लगता है तब ताई उसे रोक लेता है कि सबसे पहले टियान से पूछ के जाओ कि वो तुम्हें जाने देना चाहता है या नहीं। जिसपे वो लड़का आगे बढ़ता है और टियान से कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम है, इसीलिए वो जाना चाहता है। टियान उसी लड़की से कहता है कि वो टियान से क्यों पूछ रहा है, वो दोनों दोस्त नहीं है, अगर उसे जाना है तो वो चला जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर वो लड़का तुरंत वहां से खिसक लेता है। ताई टियान से कहता है कि ली तुम्हारा काफी अच्छा दोस्त है। टियान साफ मना करता है कि वो मेरा दोस्त नहीं है। फिर ताई टियान को उसी गॉड की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि ये दिखने में सुंदर नहीं है, ये तो एक गॉड की तरह लगता है, उसे उड़ने के लिए शॉट की भी जरूरत नहीं है, कल्टीवेशन की खिंचाई की गई है। जिसपे टियान आगे से कहता है कि ये कोई गॉड नहीं, सिर्फ एक पालतू कुत्ता है और कुछ भी नहीं। जिसपे ताई को गुस्सा आ जाता है और वो टियान के ऊपर एक खींच की लात मारता है, जिसके बाद उसके साथी मिलके वो सभी लोग टियान को कुत्ते की तरह पीटने लगते हैं और बेशर्मों की तरह मार मार के उसकी हालत खराब कर देते हैं। और टियान ने अपने आप को कुत्ता क्यों कहा ये तुम्हें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। वो सभी लोग मिलकर टियान को भाई पीट ही रहे थे कि उसी टाइम पे वहाँ पे वही लड़की एंट्री मारती है, जिसको हम लोगों ने स्पेस में देखा था। वो लड़की नीचे आती है और टियान से कहती है कि बिल्कुल जैसा कि उसने सोचा था, टियान चाहे जहाँ भी चला जाए वो कुत्ता का कुत्ता ही रहेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। वो तीनों जैसे उस लड़की को देखते हैं तो उसे भाई कुछ भी नहीं कहते हैं, ना सुंदर ना पुंदर, सीधा भाई उसे हड़काने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ से दफा हो जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। जिसपे वो लड़की आगे से बस उन्हें घूर के देखती है और उसके घूरने मात्र से ही उन लोगों की रूह कांप जाती है और वो सभी वहीं पे तुरंत बेहोश हो जाते हैं। वो लड़की टियान से कहती है अगर वो चाहे तो इन सभी लोगों को यूं ही मार सकती है, लेकिन टियान आगे से कुछ भी नहीं कहता है और खड़ा होने लगता है। लेकिन वो लड़की उसके सर के ऊपर पांव रख लेती है और कहती है कि तुमसे किसने कहा कि तुम खड़े हो सकते हो, तुम लोग भाई इस चीज की आदत डाल लो कि अब से ये इसी तरह से जलील होता रहेगा। नो डाउट भाई शक्तिशाली है, इतना कि इस लड़की को अभी की अभी मार सकता है, लेकिन किसी कारण की वजह से हमारा भाई इस तरह से जलील हो रहा है। लड़की टियान को बताती है कि कुछ सालों पहले जो मीटेओराइट तुमने डिस्ट्रॉय किया था उसी की तरह से और भी कई सारे आ रहे हैं। टियान का मिशन है कि उन्हें उन सभी को डिस्ट्रॉय करना है और वो इसके लिए टियान की बॉडी से कुछ सीलें हटाई देती है, जिससे उसकी पावर उसके पास वापस आ जाएगी। जिसके बाद वो टियान को चीयर अप करती है पपी कह के। वो जैसे ही सील हटाती है तो हम लोग देखते हैं कि टियान की पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं और तुरंत टियान की बॉडी
के ऊपर उसका आर्मर आ जाता है और उसका चेहरा भी ढक जाता है। टियान लड़की से कहता है कि एक असेंडर होने के नाते पे वो बहुत अच्छे से करेगा। फिर वो अपने मास्क को पहनता है और तुरंत स्पेस की तरफ निकल जाता है मेटेरॉइड्स को रोकने के लिए। असेंडर एक नाम है जो कि टियान जैसे लोगों को दिया गया था और इसकी जानकारी तुम्हें आने वाले चैप्टर्स में मिल जाएगी। फिर में बताया जाता है स्टार यानी कि प्लैनेट्स जैसे कि धरती वो एक तरह से प्रिजन होते हैं यानी कि कैद खाना, जहाँ पे खतरनाक और बुरे बुरे इवल बीस्ट को कैद करके रखा जाता है और इन बीस्टों को प्यार से यासा कहा जाता है। ये सभी खून के प्यासे हैं और उन्हें मार धाड़ करना तो हद से ज्यादा पसंद है और ये लिविंग प्लैनेट्स यानी कि धरती जैसे प्लैनेट्स को ऐसे खाते हैं जैसे कि चॉकलेट। और इन्हीं जैसे यासास को रोकने के लिए स्टार जनरल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जो कि यूनिवर्स के बीच में बैलेंस बना के रखती है और ये स्टार जनरल्स ही इन बीस्टों के साथ फाइट करके इन्हें रोकते हैं। धरती से कुल 108 बच्चे उठाए गए थे यानी कि इंसान और उनको पावर दी गई थी और वो 108 लोग असेंडर बने थे। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। असेंडर्स ने युद्ध के दौरान काफी ज्यादा अचीवमेंट्स को हासिल किया और पूरी जंग के दौरान काफी अच्छे से परफॉर्म किया और बहुत ज्यादा इज्जत को हासिल किया। लेकिन सभी असेंडर्स में से सबसे शक्तिशाली हमारा टियान था और लोग उसको स्टार जनरल सीरीज कहते थे। फिर स्टोरी अभी पे चली आती है। हम देखते हैं कई सारे मेटेओराइट लगातार पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन टियान ऊपर एक सैटेलाइट के ऊपर खड़ा था। फिर वो अपने वेपन्स को बाहर निकालता है और उसके वेपन्स 2 गन्स थे और वो उनका इस्तेमाल करते हुए जितने भी मेटेओराइट नीचे की तरफ आ रहे थे उन सभी को भाई शूट करके डिस्ट्रॉय कर देता है। टियान जब सभी मेटेओराइट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है उसी टाइम भी एक मेटेओराइट एकदम तेजी से पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ रहा था। टियान उसे देख के काफी हैरान होता है क्योंकि उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया था, इसीलिए वो जल्दी से उसके पीछे जाता है और उसे अपने हाथों की मदद से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो उसे रोक ही रहा था तब उसे पता चलता है कि मेटेओराइट के ऊपर यासा है। वो यासा टियान से कहता है कि तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे एक स्टार जनरल भी है। खैर आजकल के तो काफी कमजोर हो गए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें आसानी के साथ कुचल सकता हूँ। टियान उसके ऊपर अपनी गन से शूट करने की कोशिश करता है लेकिन स्पीड ज्यादा होने की वजह से फोकस नहीं हो पा रहा था। उसी टाइम पे वो यासा उड़ते हुए आता है और टियान के पीछे जाता है। इसके बाद वो अपने दोनों हाथों से टियान के ऊपर हमला करता है। टियान को पता चल जाता है कि वो उसके पीछे ही है। इसके बाद टियान अपनी फुर्ती दिखाते हुए उसके जितने भी अटैक्स और कॉम्बैट थे उन सभी को डॉज कर जाता है, जिससे वो यासा हैरान तो होता है लेकिन वो घूमते हुए टियान के ऊपर किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन टियान फुर्ती से घूम के उल्टा उसी के ऊपर किक मार देता है। फिर टियान उस यासा के ऊपर जाता है और स्पिन करते हुए उसके मुंह के ऊपर इतनी जोर से किक मारता है कि उसका जबड़ा टेढ़ा हो जाता है। यासा को इस हमले से गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी स्पेशल एबिलिटी का यूज करता है जिसका नाम था एंडलेस रॉक्स। यासा ने जैसे ही इस टेक्निक का यूज किया था तो हम लोग देखते हैं कि टियान के आसपास कई सारे रॉक्स आ जाते हैं जिनको यासा कंट्रोल कर रहा था। फिर वो यासा टियान से कहता है कि अब वो उसको छठी का दूध याद दिलाएगा। इसके बाद वो उन पत्थरों के जरिए ट्रेवल करते हुए टियान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। फिर वो यासा इसी तरह से पत्थरों के जरिए ट्रेवल करते हुए टियान के ऊपर हमले पे हमले करे जा रहा था और टियान के ऊपर हमले करते हुए मार मार के उसकी हालत खराब कर देता है। इसी बीच वो टियान के मुंह के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है तो टियान का जो हेलमेट था वो उसके चेहरे से हट जाता है, जिस वजह से वो यासा काफी ज्यादा डर जाता है जब वो टियान का चेहरा देखता है। दरअसल इसे भी पता था कि स्टार जनरल्स के अंदर सीरियस यानी कि हमारे टियान का जो फेमस नेम है वो सभी से सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। टियान उसे कहता है कि अब तो बचवा देर हो गई है, जिसके बाद वो अपने पास एक खतरनाक टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम था डेथ ब्लॉसम। वो यासा इस बात से हैरान होता है कि टियान उनके ही टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है जिसको सिर्फ यासा यूज कर सकते हैं। ये भी बात तुम्हें आगे पता चलेगी कि टियान कैसे इसे यूज कर पा रहा है। उस यासा को पता चल जाता है कि अब उसका गेम बजने वाला है, इसीलिए वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। हम देखते हैं कि टियान अपनी गन्स का यूज करता है और यासा के ऊपर एम करने की कोशिश करता है। यासा इस बात को समझ जाता है, इसीलिए वो काफी तेजी से वहां से भागने लगता है ताकि टियान उसके ऊपर एम न कर पाए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि टियान का एम इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वो जहां जहां पे गोलियां चला देता वहां से मुड़ते हुए वो सारी गोलियां डायरेक्ट जाके यासा को लगती हैं, जिससे यासा काफी ज्यादा घायल हो जाता है। टियान की बुलेट्स जहां जहां पे लगी थी यासा की वहां से बॉडी कट चुकी थी। इसके बाद टियान यासा के पास जाता है और उसके ऊपर एक खींच के लात मारता है, जिससे यासा डायरेक्ट सीधा उड़ते हुए आता है और मेटियोर से टकराता है। लेकिन वो इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वो सीधा मेटियोर के पास आके रुका। उसी टाइम पे टियान भी उसके पास आता है और उसका खेल खत्म ही करने वाला था कि यासा टियान से कहता है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है। वो अर्थ को नहीं बचा सकेगा कि वो लोग काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं और वो अर्थ से टकरा जाएगी। लेकिन टियान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो ऐसा ही चाहता था। लेकिन वो यासा
मरने से पहले टियान को अपनी आखिरी इच्छा बताता है कि टियान उसके चेहरे के ऊपर गोलियां न चलाएं, चाहे तो उसके अंडे फोड़ दे। लेकिन टियान इस बात के ऊपर ज्यादा गौर नहीं करता है और वो यासा के ऊपर शूट करके उसे मार देता है। हम लोग देखते हैं टियान जैसे ही गोली चलाता है तो वो मेटेओराइट भी नीचे गिरने से पहले टूट जाता है और टुकड़ों में बिखर के धरती पे आके गिरता है, जहाँ पे चींटे सारी वो पत्थरों के ऊपर गिर रही थी और बिल्डिंगों के ऊपर भी गिरती हैं। फिर टियान उड़ते हुए अपनी स्कूल की छत के ऊपर जाता है, जहाँ पे वो लड़की उसका इंतजार कर रही थी सिगार पीते हुए। वो लड़की आगे बढ़ती है और टियान के ऊपर एक खींच के थप्पड़ मारती है और उसे कहती है क्या वो इस तरह से मीटियोर को रोकेगा उसके टुकड़े करके। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि तुम लोग आदत डाल दो। टियान इस तरह से जलील होता ही रहेगा। भाई हमारा टॉक्सिक रिलेशनशिप में कुछ ज्यादा से ही गहराई में घुस चुका है। फिर वो लड़की टियान से कहती है कि तुम पिछले 15 सालों से यही काम कर रहे हो, लेकिन तुमसे ये छोटा सा काम नहीं हो सका। जिसपे टियान आगे से कहता है कि मेरी एक और सेल ओपन कर दो। जिसपे उस लड़की को गुस्सा आता है तो वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके टियान को टॉर्चर करने लगती है। टियान के कंधे के ऊपर काफी ज्यादा जोर से दर्द होता है, इसलिए वो अपने घुटनों पे आ जाता है। वो लड़की टियान से कहती है कि तुम बस एक कुत्ते हो जिसको जमीन पे पड़े रहना चाहिए। लेकिन टियान अपनी बॉडी के ऊपर जोर देता है, जिसके बाद वो घूर के उस लड़की को देखता है, जिससे वो लड़की कुछ टाइम के लिए घबरा से जाती है। मैंने तुम्हें बताया ना कि ये मार सकता है, लेकिन इसके बावजूद जलील होना चाहता है। टियान उसे बताता है कि वो और कुछ नहीं एक स्लेंडर था जो कि अपने साथ कर्मा लेके आया था और वो कोई नॉर्मल कर्मा नहीं था। उसके पास खुद सोचने समझने की शक्ति थी। कर्मा एक तरह की टेक्निक या फिर पावर है जो कि ये यासा इस्तेमाल करते हैं। टियान ये भी बताता है कि जो टुकड़े अर्थ के ऊपर गिरे हुए हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा कर्मा की एनर्जी है जो कि इंसानी दिमाग को मैनिपुलेट कर सकता है और इस कर्मा की वजह से कई सारे यासा होंगे जो कि अर्थ प्लेनेट के ऊपर हमला करने के लिए दोबारा आएंगे। इसलिए टियान उस लड़की से कहता है कि उसे इस बारे में हायर अप्स को रिपोर्ट कर देनी चाहिए। जिसपे वो लड़की थोड़ा सा सोचती है और टियान से कहती है कि वो पूरी तरीके से यूजलेस तो नहीं है। फिर वो लड़की टियान से जाते हुए कह के जाती है कि वो उसे एक काम देती है कि उसे बिना ऑर्डर के कुछ भी नहीं करना है, फिर भले ही चाहे ये कर्मा से ही रिलेटेड क्यों न हो। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है और बाद में शर्माते हुए सोचती है कि उसने टियान के सामने अपना डर दिखा ही दिया, जबकि उसे नहीं दिखाना चाहिए था। फिर हम लोग टियान को उसके अपार्टमेंट के अंदर देखते हैं और जब टियान शावर ले रहा था हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर कई सारे निशान थे जो कि इसे श्राप के तौर पे मिले हैं, वो तुम्हें पता चल जाएगा। और टियान उसी लड़की की बातों के बारे में सोच रहा था कि टियान तो अपने ही लोगों का वजूद नहीं है। फिर हम लोग उस टियान को देखते हैं जो कि एक कुत्ता नहीं था और वो पूरी तरीके से एक दिलेर आदमी था और इसकी यही इच्छा थी कि ये सबसे ज्यादा ताकतवर होना चाहता है, जिससे ये अपने सुपीरियर्स यानी कि जैसे वो लड़की है इन लोगों को कंस्टेंशंस कहा गया है, उन्हें अपने पैरों तले रौंद सके। फिर वो जीलू नाम की एक लड़की से पूछता है कि वो इसके बारे में क्या सोचती है, जिसपे जीलू उसे बताती है कि वो पहले से ही सबसे ताकतवर है, लेकिन अगर वो फ्यूचर में और ज्यादा ताकतवर होगा तो फिर उसे दुनिया के सबसे चमकदार यानी कि सबसे चमकदार प्लेनेट के ऊपर भेज दिया जाएगा। जिसपे टियान को कोई भी दिक्कत नहीं थी और वो चैलेंज लेने के लिए रेडी था। फिर टियान अपने एक और दोस्त से पूछता है कि वो फ्यूचर में क्या करना चाहता है, जिसपे वो दोस्त आगे से कहता है कि उसे ज्यादा कुछ नहीं करना है, वो बस फ्यूचर में आराम से वाइन पीना चाहता है। टियान उसे कहता है कि अच्छा आइडिया है, लेकिन उसी टाइम पे वो बंदा यासा की टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसको कर्मा कहा गया था और वो उसकी मदद से टियान के ऊपर हमला करता है। फिर हमें कुछ कट सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे हम लोग टियान को चिल्लाते हुए देखते हैं और उसकी बॉडी के ऊपर कई सारे निशान और घाव की चोटें थी। फिर हमें एक और कट सीन दिखाया जाता है जहाँ टियान ने बेरहमी के साथ कई सारे मॉन्स्टर्स को मार गिराया था और शायद से यहीं से टियान को भाई कर्मा की पावर मिली थी और उसी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर ये सारे टैटूज और निशान आ गए थे। अगली सुबह स्कूल का सीन होता है। हम लोग देखते हैं कि लंच टाइम में सभी लोग फुटबॉल और अपना अपना काम कर रहे थे, वहीं पे टियान चुपचाप गुमसुम बैठा हुआ था। उसी टाइम पे उसका दोस्त उसके पास आता है और ली उसे कहता है कि वो कल के लिए माफी मांगना चाहता है और वो उसके साथ खेलना चाहता है, लेकिन उसी टाइम पे उनका बुली ताई ली के सर के ऊपर अपनी गेंद फेंक के मारता है और उससे पूछता है कि ड्राइंग का क्या हुआ, जिसपे ली आगे से बताता है कि उसने बना ली है। तो ताई उसे रूफटॉप में मिलने को कहता है और साथ ही में वो टियान को भी वहाँ पे दिखने को बोल देता है, लेकिन टियान फिर से कोई रिएक्शन नहीं, वो आगे से कुछ भी नहीं कहता है। इससे ताई को फिर से गुस्सा आता है और वो उनकी लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। सभी लोग चिल्ला देते हैं कि लड़ाई हो रही है, इसीलिए उनका पीटी टीचर भागते हुए वहाँ पे आता है। तो ताई उसे ही चिल्ला के कहता है कौन कमीना यहाँ पे चिल्ला रहा है। और जब टीचर ताई के सामने आता है और उससे कहता है कि तुमने अभी मुझे क्या कहा, तो फिर ताई की फट जाती है और वो आगे से कहता है कि वो तो यहाँ पे सिर्फ खेल रहा था और कुछ भी नहीं। टियान वहाँ से जाते हुए ली से कहता है कि मुझसे दूर रहो, हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं और तुमको सिर्फ एक ही बंदा बचा सकता है और वो हो तुम खुद। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ली गली के बीच में
बैठ के बिल्लियों को दूध पिला रहा था। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे काली बिल्ली आती है, जिसको देख के ही लग रहा था कि दाल में कुछ तो काला है। वो बिल्ली जैसे ही भाई दूध की तरफ आगे बढ़ती है तो जितनी भी बिल्लियां थी वो सभी वहाँ से खिसक लेती हैं। लेकिन वो बिल्ली दूध पीने से पहले एक पत्थर को ली की तरफ आगे बढ़ा देती है, जिसके बाद वो वहाँ पे दूध पीना शुरू करती है। उसी टाइम पे ताई के लोग ढूंढते हुए ली को पकड़ने के लिए आते हैं, जिस पे ली जल्दी से पत्थर को अपने पीछे छुपा देता है, जिसके बाद वो सभी लोग उसे रूफ टॉप पे को लेके जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि ताई ली की भाई खटिया खड़ी कर रहा था और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें 2 दिन दिए थे, लेकिन इसके बावजूद तुम मेरी ड्राइंग नहीं बना पाए। इसीलिए वो ताई के ऊपर कुछ ज्यादा से ही भड़का हुआ था। दरअसल ली ने जो ड्राइंग बनाई थी वो बिल्कुल सेम टू सेम टियान की तरह ही थी। उसके अंदर ताई का नामो निशान तक नहीं था। इसीलिए ताई अपने लोगों से कहता है कि इसे जरा खर्चा पानी देना, जिसके बाद ये दोबारा ड्राइंग नहीं बना पाएगा। वो सभी लोग टियान को घूरते हुए कहते हैं कि बॉस, हम लोग इसी काम में ही तो बहुत ज्यादा आगे हैं और ऊपर से खर्चा पानी के मामले में हमसे आगे कौन है, और साथ ही में हमने ड्राइंग करना भी शुरू कर दिया है और हमें इस चश्मे की जरूरत नहीं है। फिर ताई वहाँ पे सुट्टा फूकने लगता है और उसके चेले ली को खर्चा पानी देने लगते हैं, जिसके बाद ली कमजोरों की तरह सोचने लगता है कि ये सभी लोग मर क्यों नहीं जाते हैं, इससे अच्छा होगा कि मैं ही क्यों नहीं मर जाता हूँ। उसी टाइम पे यासा का मुंह उसे कहता है, क्या तुम चाहते हो कि इन सभी को मार दिया जाए? जिसपे ली उसे पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो पत्थर आगे से कहता है कि ये सब जानने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे को पावर देता हूँ तो इन सभी को मार दे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ली के अंदर से एनर्जी निकलने लगती है। दोनों टकले अपने मन के अंदर सोचते हैं कि इसे क्या हो रहा है, ये अचानक से खड़ा क्यों होने लगा। उसी टाइम पे ली उन दोनों के मुंह के ऊपर एक एक घूसा मारता है और एक ही घूसे के अंदर वो दोनों वहीं पे नॉकआउट हो जाते हैं। वहीं पे ताई और उसका चेला अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये क्या हुआ, ली ने उन दोनों की खटिया कैसे खड़ी कर दी, क्या हम लोग सपना देख रहे हैं? जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि ली अपने हाथों में एनर्जी को इकट्ठा करता है और दीवार के ऊपर मारता है, तो दीवार के ऊपर कुछ भी नहीं होता है। वो एनर्जी यानी कि यासा ली से कहता है कि इसे कुछ भी नहीं होगा, अगर उसे ताकत चाहिए तो फिर उसे वही तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें वो माहिर है। फिर ली अपनी स्केचबुक को बाहर निकालता है और उसके ऊपर एक ड्राइंग बनाता है और उस ड्राइंग को उस दीवार के ऊपर लगा देता है। तो हम लोग देखते हैं कि ली की ड्राइंग की वजह से वहाँ पे वही धमाका हो गया था जैसा कि उसने ड्राइंग के अंदर बनाया था। वो यासा उसे कहता है कि ये इतनी शक्तिशाली तो नहीं है जितनी कर्मा होती है, लेकिन अभी के लिए तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं पे वो दोनों हैरान हो गए थे ली को इतना बड़ा करिश्मा करते हुए देख के, और वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि अब उनका क्या होगा। वहीं पे वो यासा ली से बार बार कह रहा था अलग अलग लैंग्वेज के अंदर कि तबाही मचा दो, हर तरफ तबाही ला दो, डिस्ट्रक्शन फैला दो। जिसके बाद ली चलना शुरू करता है और वो कहता है डिस्ट्रॉय कर दूं, वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन उससे पहले जरा मैं इन लोगों से निपट लेता हूँ। जिसके बाद ली उसके चेले से कहता है कि तुम यहाँ से निकल सकते हो क्योंकि तुम उसके पीछे रहते हो। वो बंदा अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरी जान तो बच गई। जिसके बाद वो जैसे ही भाग रहा था तब उसका पैर ली की ड्राइंग के ऊपर पड़ जाता है। हम लोग देखते हैं कि ली की ड्राइंग से एक ऑक्टोपस का हाथ बाहर निकलता है जो कि उस बंदे को पकड़ता है और उसे आसमान में लटका देता है। जिसके बाद ली ताई से कहता है कि अब हम दोनों अपना हिसाब किताब बराबर कर लेते हैं। फिर ली ताई से कहता है क्या उसे याद है कि वो दोनों पहली बार कैसे मिले थे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ से सिर्फ ताई के चिल्लाने की आवाज आती है। जिसके बाद हम टियान को देखते हैं और उसे भी पता चल जाता है कि ऊपर कर्मा कांड कर रहा है, लेकिन टियान इस चीज को इग्नोर कर देता है क्योंकि उस लड़की ने बोला था कि बिना ऑर्डर के कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो फिर से जलील किया जाएगा। इसलिए टियान वहाँ से जाते हुए कहता है कि इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन तभी उसे ली के बारे में याद आता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे ली आसानी के साथ बैठा हुआ था और वो पहली बार रूफटॉप के ऊपर शांति से सनसेट का मजा ले रहा था। वहीं पे उसने ताई को रेलिंग के उस पर लटका के रखा था। ताई ने बस भाई सुसु कर ही दिया था कि वो फिर भी कंट्रोल किए हुआ था। फिर ताई आगे बढ़ता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है कि वो गलत था, उसे माफ कर दो। इस पे ली आगे से कहता है कि इसमें सॉरी जैसा कोई भी चीज नहीं है, ताकतवर को हमेशा ऊंचाई दी जाती है और कमजोर को हमेशा नीचाई। क्योंकि ताई कुछ ज्यादा जोर से ही चिल्ला रहा था तो ली उसके हाथों को छोड़ देता है। जिसके बाद वो सीधा रूफटॉप से नीचे की तरफ गिरने लगता है। उसे लगता है कि अब तो वो मारा जाएगा कि उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि टियान बिल्डिंग के अंदर से निकलता है और वो ताई को हवा में ही पकड़ लेता है। इसके बाद वो नीचे गिरने से पहले ताई को जमीन पे रोक देता है जिससे ताई बच जाता है। लेकिन टियान ने अपने आर्मर का यूज किया था, इसलिए ताई को लगता है कि उसका भगवान उसे बचाने के लिए आया है। ताई गॉड की तारीफ करने लगता है कि तुम ये हो तुम वो हो, लेकिन तभी उसकी नजर भाई गॉड की यूनिफॉर्म के ऊपर पड़ती है और वो आगे से पूछता है कि तुम्हारे पास हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म कैसे आई। इसके बाद उसकी नजर जूतों के ऊपर पड़ती है तो वो आगे से कुछ कहने वाला था कि उसी टाइम पे टियान उसकी गर्दन के ऊपर मार के उसे बेहोश कर देता है और उसे कहता है कि तू कुछ ज्यादा ही बोलता है। इसके
इसके बाद हमें पता चलता है कि टियान ने अभी तक अपनी सारी सील नहीं हटाई थी। जो भी उसके पास गैप बचा हुआ था उसकी मदद से उसने अपने हेलमेट को परस्यूट कर लिया था। उसी टाइम पे दो चेले एक साथ भाई टियान के ऊपर हमला करते हैं। टियान उन्हें अपनी तरफ आते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो डबल किक मार के उन दोनों को ही पीछे फेंक देता है। इसके बाद ली भी वहाँ पे आ जाता है और उसने उन तीनों लोगों को कंट्रोल कर लिया था। ली टियान को देख के हैरान होता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि गॉड सच में होता है, लेकिन हमारा आपस में कोई भी रंजिश वंजिश नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे पीछे जो बंदा पड़ा है उसे मारना चाहता हूँ, इसीलिए हमारा काम यहीं पे खत्म होगा। ना तुम मेरे काम में दखल दोगे ना मैं तुम्हारे। लेकिन टियान उसे रुकने को कहता है और उसे बताता है कि वो कर्मा की पावर की वजह से कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन ली को अब इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था और वो टियान के ऊपर हमला करने के लिए राजी हो जाता है। फिर वो जल्दी से अपनी ड्राइंग स्किल का यूज करता है और उन तीनों को मॉन्स्टर के अंदर चेंज कर देता है। वो तीनों एक साथ आगे बढ़ते हैं और टियान के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन टियान भी कुछ कम नहीं था, वो उन सभी लोगों के हमले को ब्लॉक कर रहा था और एक एक करके उन लोगों को मार पीट के बराबर कर देता है। दो तीन को वो उठा के बिल्डिंग के ऊपर फेंक देता है और इसी तरह से वो तीनों को हरा देता है। ली समझ जाता है कि वो तीनों मिलके भी टियान का कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे, इसलिए वो जल्दी से एक और ड्राइंग बनाता है और उन तीनों को आपस में कंबाइन कर देता है, जिससे वो तीनों एक ही मॉन्स्टर बन जाते हैं और वो टियान के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन टियान अभी भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और वो एक ही किक मार के उन तीनों के कंबाइन कॉम्बिनेशन को भी हरा देता है। ली फिर से अपनी ड्राइंग को उठाता है और ड्राइंग करना शुरू करता है, लेकिन टियान उसी टाइम पे तेजी के साथ आगे बढ़ता है और ली से उसके स्केच बुक और उसके पेन को छीन लेता है। तो गाइस मैं तुम्हें बता दूं कि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और मैं जब भी रिकॉर्डिंग करके कमरे से बाहर निकलता हूं मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि मैं WWE करके निकला हूं। इसीलिए अब से तुम्हें बैकग्राउंड में ऐसी आवाज सुनाई देगी और मुझे अच्छे से पता है कि ये काफी एनोइंग है और बेकार सा है, लेकिन भाई तुम्हें सहना पड़ेगा और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ज्यादा दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं अब से बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज करूंगा जो कि इसकी आवाज को ढक लेगा। और वैसे मैंने अपनी सारी शक्तियां लगा दी इस आवाज को गायब करने की, नॉइस रिडक्शन, नॉइस कैंसिलेशन, सब कुछ, लेकिन ये जाने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ चली जाती है लेकिन शब्द बीच में कट जाते हैं, उनके बीच में गायब आ जाता है, इससे सेंटेंस पूरा सही से नहीं बन पाता। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हारे कानों को चुभेगा नहीं, समझा करो भाई। थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ, थोड़ा सा तुम कर लो, बाकी जब बरसात का सीजन आएगा तब तो दिक्कत नहीं होगी, बस ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीने। इसीलिए लेट्स बिगिन फ्रॉम द डच गेमिंग। फिर टियान ली का कॉलर पकड़ लेता है और उसे कहता है कि उसका दिमाग खराब हो गया है, जिसपे ली उल्टा टियान के ऊपर ही चिल्लाने लगता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास पावर थी तो फिर तुमने उन लोगों को मारा क्यों नहीं, तुम उनसे बेइज्जती क्यों सहते रहे। अगर तुम ये सारी चीजें अपनी पावर की मदद से सॉल्व कर देते तो फिर हमें इस हद तक आगे बढ़ना ही नहीं पड़ता। और अब टियान एक सीवियर की तरह सामने क्यों आ रहा है। उसी टाइम पे वो दोनों जब पीछे मुड़ के देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ताई इतना ज्यादा डर चुका है कि वो तुरंत वहाँ से भाग लिया है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि टियान अचानक से गॉड कैसे बन गया और वहीं पे ली के पास इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आ गई। टियान आगे से कहता है कि वो हीरो होना डिजर्व नहीं करता है और ऊपर से इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी चीजों को इग्नोर कर सकता है। विक्टिम होने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी को भी मार सकता है। इसके बाद टियान को गुस्सा आता है तो वो ली से कहता है कि जाओ और जाके उसे मार दो। जिसपे भाई ताई की फट जाती है कि साले मेरे को बीच में क्यों घसीट रहे हो, मुझको तो भागने दो। जिसपे ली बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो अपने शैडोज को सीधा ताई के ऊपर भेजता है। ताई भाग ही रहा था कि उसी टाइम पे शैडो आगे बढ़ता है और वो ताई को पकड़ के उसे अपने पंजों से दबाने लगता है। ताई जब टियान की तरफ मुड़ के देखता है तब टियान कुछ भी नहीं करता है सिवाय उसे घूरने के। जिसके बाद वो पंजा और भी जोरों से कसने लगता है और ताई का दम घुटने लगता है, लेकिन ली इसके बावजूद ताई को मार नहीं पाता है और अपने हाथ को नीचे कर लेता है। टियान उसे कहता है कि तुम्हारे पास उसे मारने का दिल नहीं है, तुम सिर्फ गुस्से में पगला चुके हो जो तुम्हारे साथ पास्ट में हुआ था। ये सब कुछ कर्मा की पावर की वजह से हो रहा है। मैं मानता हूँ कि ये लोग बहुत ज्यादा कमीने हैं और उन्होंने तुम्हें परेशान किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग मरना डिजर्व करते हैं। किसी को मार देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, अगली बार से अपनी प्रॉब्लम अपने करेज के दम पे सॉल्व करना। उसी टाइम पे कर्मा ली की बॉडी से अलग होता है और उससे कहता है कि वो यूजलेस है। इसके बाद ली को चक्कर आता है और वो हल्का सा बेहोश हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कर्मा का फ्यूजन होता है और उसे एक खतरनाक बीस्ट वहाँ पे बन जाता है जो कि यासा था। ली उसे पूछता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है तो टियान उसे बताता है कि ये तुम्हारे पीछे है, तुम जिस कर्मा के फ्रेगमेंट के साथ एब्जॉर्ब हुए हो और वो तुम्हारे साथ जुड़ चुका है, इसीलिए ये कर्मा यहाँ पे तुमसे पीछा छुड़वाने के लिए आया है जिस वजह से तुम उस कर्मा के साथ जुड़े हुए हो। टियान ली से बात कर ही रहा था कि उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि कर्मा उड़ते हुए आता है और टियान के ऊपर हमला करके उसे पीछे फेंक देता है। फिर वो कर्मा अपने हाथ का इस्तेमाल करके ली को मारने ही वाला था
कि उसी टाइम पे टियान फिर से निकलता है और कर्मा के ऊपर लात मार के उसे पीछे फेंक देता है। ली पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया, जिस पे टियान आगे से कहता है कि वो कोई भी पछतावा नहीं करना चाहता है। इसके बाद कर्मा फिर से खड़ा होता है और वो टियान के ऊपर हमला करता है। टियान जल्दी से डॉज करता है उसके क्लॉ को, जिसके बाद वो कर्मा फिर से टियान के ऊपर हमला करता है, लेकिन टियान अपनी फुर्ती दिखाते हुए उसके पंजे को पकड़ता है और उसे उठा के पीछे की तरफ फेंक देता है। जिसके बाद टियान उसके दांतों को पकड़ते हुए उसे पीछे की तरफ खींचने लगता है, लेकिन उसी टाइम पे कर्मा अपनी पीठ से कई सारे सरिये बाहर निकालता है जो कि भाई टियान के ऊपर जाते हैं, लेकिन टियान उन्हें डॉज कर लेता है। लेकिन इसके बाद टियान अपने पंच को इकट्ठा करता है और उसके अंदर एनर्जी को इकट्ठा करके उस कर्मा के मुंह के ऊपर दे मारता है, जिससे वो कर्मा नीचे जाके गिरता है। लेकिन वो कर्मा अभी तक मारा नहीं था। जिसके बाद वो कर्मा एक अलग से टेक्निक इस्तेमाल करता है और वो अपने सर को अलग करके अपनी बॉडी के अंदर से एक और स्पाइक निकालता है, जिसको वो डायरेक्ट ली की तरफ फेंक देता है। टियान जैसे ही देखता है तो वो फुर्ती के साथ आगे बढ़ के उस स्पाइक को बीच से तोड़ देता है, जिस वजह से वो ली को बचा लेता है। लेकिन उसी टाइम पे कर्मा अपने दोनों हाथों में सरियों को लेता है और टियान के ऊपर हमला करता है। टियान अपने हाथों को आगे करके उसे डॉज तो कर लेता है, लेकिन वो कर्मा इसी बात का फायदा उठा के टियान के ऊपर एक जोरदार हमला करता है। टियान को अच्छे से पता था कि सील के बीच में जो गैप है वो उसकी मदद से जिस पावर को यूज कर रहा है उसकी मदद से वो अकेला इस कर्मा को हरा नहीं सकता है। इसीलिए वो ली को यहाँ से जाने को कहता है, जितनी दूर हो सके उतनी दूर। उसी टाइम पे वो यासा फिर से आगे बढ़ता है और वो ली को फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि उसने उसके पास्ट को देखा है, उसे ब्यूली किया जाता था बिना किसी बात के, इसीलिए अब उसके पास पावर है तो वो सबके ऊपर उसका बदला ले सकता है और उन्हें मार सकता है। लेकिन ली इस बार उस यासा को खुद को मैनिपुलेट करने नहीं देता है, जिसके बाद वो खड़ा होता है और वो टियान की पीठ के ऊपर एक पेंटिंग लगा देता है। टियान को लगता है कि अब सब कुछ खत्म, वो यहीं पे मारा जाएगा, लेकिन हमें पता चलता है कि ली ने टियान की मदद की है। जिसके बाद टियान के अंदर से बहुत ज्यादा पावर रिलीज होती है और ली उसे कहता है कि ये आखिरी बार है। दरअसल ली ने टियान की पीठ के ऊपर वही ड्राइंग लगा दी थी जो कि भाई टियान की ही थी जब वो अपनी गॉड फॉर्म में था। इसके बाद टियान के ऊपर उसका आर्मर सूट आ जाता है और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी गन को बाहर निकालता है और कर्मा के ऊपर दे मारता है, जिससे वो कर्मा वहीं पे मारा जाता है। और इस गन की एनर्जी तो देखो कहाँ तक जा रही है। गन की एनर्जी की वजह से कर्मा की बॉडी आधे से गायब हो जाती है। जब टियान अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है और वो ली की तरफ देखता है, तब तक ली भाई बेहोश हो चुका था। इसके बाद हमें पता चलता है कि ली ने जो फ्रेगमेंट एब्जॉर्ब किया था वो गायब हो रहा है और एब्जॉर्ब करने की वजह से उसकी बॉडी भी अब गायब हो जाएगी। लेकिन ली टियान से कहता है कि उसे शोक मनाने की जरूरत नहीं है, ये उसी की गलती है, उसे शुरुआत से ही फाइट बैक करना चाहिए था। जिसके बाद ली टियान से एक आखिरी क्वेश्चन पूछता है। टियान ने उसकी जान बचाई और उसने उसकी मदद की, तो क्या वो दोनों दोस्त हुए? जिसपे टियान आगे से कहता है कि बिल्कुल हम दोनों दोस्त हुए। इसके बाद टियान उसे अलविदा कहता है और उसी के बाद ली की बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है और वहाँ पे सिर्फ कर्मा का फ्रेगमेंट बचता है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि वो लड़की फिर से टियान के पास आती है और उसे फिर से जलील कर रही थी और उसे डांट रही थी कि वो कब तक उसके फैलाए गए रायते को साफ करेगी। उसने सिर्फ उसे कुछ टाइम तक अकेला छोड़ा था, लेकिन इसके बावजूद टियान ने रायता फैला दिया। लेकिन टियान भाई आगे से गुमसुम था और वो कुछ भी नहीं कह रहा था। वो लड़की टियान को बताती है कि जो फ्रेगमेंट उस दिन सिलेंडर से फैले हुए थे उन्होंने बहुत ज्यादा रिएक्शन किया है, जितना उन लोगों ने सोचा था उससे भी ज्यादा। और उस रिएक्शन की वजह से जो भी इंसान थे, ऑर्डिनरी ह्यूमंस, वो भाई गुजर जा रहे हैं क्योंकि कई सारे फ्यूज हो चुके हैं। और साथ ही में जो इंसिडेंट हुए थे वो करीब 39 हैं, जिनके अंदर जो कर्मा के ग्रेड है वो ए से लेके बी तक हैं और भी कई सारे कर्मा हैं और कुछ तो एस तक भी हो सकते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं चला है। और इस लड़की को ये भी पता चला है कि अर्थ के ऊपर 3 एस ग्रेड के कर्मा है जिनके साथ ये लड़की बिल्कुल भी नहीं भिड़ सकती है। इसीलिए सेलेस्टियल कोर्ट ने, जो कि भाई जितने भी यासा हैं और जो स्टार जनरल्स होते हैं उनको कंट्रोल करती है, और उन्हें अर्थ के ऊपर डिफेंस लगा दिया है ताकि कोई भी कर्मा अंदर ना आ सके। और इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें कर दी गई हैं। टियान आगे से कहता है कि उसका इन चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ उसके ऑर्डर्स को फॉलो करता है और कर्मा को मारता है बस। लेकिन वो लड़की आगे से मुस्कुराते हुए टियान से कहती है, सेलेस्टियल कोर्ट ने जिन लोगों को यहाँ पे भेजा है डिफेंस करने के लिए, तुम उनको देख के काफी ज्यादा खुश होगे क्योंकि वो तुम्हारे पुराने दोस्त जो हैं। इसी के बाद हम लोग देखते हैं कि आसमान से एक छाता आता है जो कि उस स्टोन को तोड़ देता है जिसके साथ ली जुड़ा हुआ था। टियान जैसे ही देखता है कि ये तो छाता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये उसका पुराना कॉमरेड है। उसी के बाद वहाँ पे रेगुलस आ जाता है और ये वही बंदा है। इसने टियान से ये कहा था कि वो फ्यूचर में वाइन पिएगा और कुछ भी नहीं, और टियान के साथ जो कुछ भी हुआ था इन सभी चीजों के लिए रेगुलस जिम्मेदार नहीं है। वो भाई स्टोरी से हिसाब से थी कि मुझे जो समझ
समझ में आया वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। और हाँ, टियान ने भाई पास्ट में अपने कई सारे साथियों को मारा था जिनके साथ वो ट्रेनिंग करता था। इस वजह से रेगुलस उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा था और वो डायरेक्ट टियान के ऊपर हमला करता है और उसके ऊपर अपनी डिवाइन टेक्निक का यूज करता है, जिससे टियान जालियों को तोड़ते हुए पीछे जाके गिरता है। उसी के बाद रेगुलस आगे बढ़ता है और फिर से डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल करते हुए टियान के ऊपर एक जोरदार हमला करता है। लेकिन टियान इस बात से खुश था कि रेगुलस अभी तक जिंदा है। हम देखते हैं कि हमले की वजह से टियान डायरेक्ट नदी में गिरता है और खिसकते हुए किनारे पे आ जाता है। रेगुलस टियान के ऊपर चढ़ जाता है और उससे पूछता है कि वो फाइट बैक क्यों नहीं कर रहा है, जिसपे टियान साफ कहता है कि वो अभी तक सील्स के अंदर कैद है और ऊपर से उसके पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो रेगुलस के साथ फाइट कर सके। रेगुलस टियान से कहता है कि सबको धोखा देने के बाद क्या तुमको यही हासिल हुआ है कि तुम अब एक कुत्ते की तरह जी रहे हो। इसके बाद वो अपने दोनों हाथों में स्वॉर्ड को लेता है और टियान के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन उसी टाइम पे हम देखते हैं कि एक सील वहाँ पे आ जाती है जो कि टियान को प्रोटेक्ट कर लेती है। हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं ज़ुलू है, जो कि इन्हीं लोगों का पुराना साथी है और ये टियान को अपना बड़ा भाई मानता है। रेगुलस ज़ुलू से कहता है कि वो अभी भी इसको अपने बड़े भाई की तरह ट्रीट करेगा, ये जानते हुए भी कि उसने क्या क्या है। टियान रेगुलस से कहता है कि अभी भी उसे कुछ करना है और जब वो इस चीज को खत्म कर लेगा तब वो अपनी लाइफ रेगुलस के हाथों में दे देगा। दरअसल टियान जो 800 बैटल हुई थी जिसके दौरान ही टियान ने ये सारे कांड किए थे जिसके लिए वो ये सब कुछ भुगत रहा है, वो उसके पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहा है। खैर वो दोनों आगे बात कर पाते कि उससे पहले ही वहाँ पे वो लड़की आ जाती है जो कि उन लोगों से कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लोग आपस में कुत्ते की तरह लड़ते हैं या फिर भाईचारे के साथ रहते हैं। जब तक वो लोग वो काम करते हैं जो इन्हें दिया गया है तब तक इन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो इन लोगों को अंजाम पता है कि इनके साथ क्या क्या हो सकता है। रेगुलस हमें बताता है कि अभी के लिए ये लड़की अर्थ के इंचार्ज है और इसको फैंटेंगिस नेम डोंग होंग कहा जाता है। रेगुलस बड़े प्यार से लेकिन तीखेपन में कहता है कि अपना हाथ ज़ुलू के कंधे से हटा लो, सब कुछ ठीक रहेगा। उसी टाइम पे हम लोग उसी बिल्ली को देखते हैं जिसने ली को वो फ्रेगमेंट दिया था। इससे भी पता चल जाता है कि रेगुलस और लीजो यहाँ पे आ चुके हैं और ये बिल्ली इन सभी चीजों को देख के काफी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि अब प्लान को शुरू किया जा सकता है। फिर हम लोग उसी बिल्ली को एक आदमी के हाथ को चाटते देखते हैं और वो बंदा आगे से बस यही कह रहा था कि अपन को शक्तियाँ चाहिए। वैसे ये दिखने में तो नमूना है और ये आगे से कहता है कि जिन लोगों ने अपन को चोट पहुँचाई है उन लोगों को भुगतान देना पड़ोगो। खैर हमें बाद में पता चलता है कि ये नमूना किसी सुंदर कन्या के पैरों तले पड़ा हुआ है। वो सुंदर कन्या उसे कहती है कि तुम्हारी स्टेट तो कुछ ज्यादा ही दुखी है। यहीं पे हमें पता चलता है कि इस नमूने के अंदर एक नया कर्मा ने जन्म लिया है और वो अभी काफी ज्यादा जरूरी है, लेकिन इस कर्मा की जो स्किल है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस लड़की को इसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट था। जिसके बाद वो लड़की एक फ्रेगमेंट को अपनी जेब के अंदर पकड़ती है और उस नमूने का मुंह पकड़ के उस नमूने के मुंह के अंदर उस फ्रेगमेंट को डाल देती है। बाय द वे ये सीन कुछ ज्यादा ही डर्टी है और मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ कि ये सुंदर कन्या थी। जिसके बाद ये औरत उस नमूने से कहती है कि जल्दी से यहाँ से खिसक लो, जो काम तुम्हें दिया गया है उसे पूरा करो। फिर हम लोग रेगुलस और ज़ुलू को देखते हैं जो कि उन जगहों पे जा रहे थे जहाँ पे कर्मा देखे गए थे और ये लोग कम्युनिकेट फोन की मदद से कर रहे थे। दरअसल डुआन होंग ने इन लोगों को ये गैजेट्स दिए थे जो कि अर्थ के ऊपर होते हैं, जैसे कि सेलफोन और लैपटॉप, जिसकी मदद से ये लोग इस सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे थे और कम्युनिकेट कर रहे थे। लेकिन वहीं पे रेगुलस को अभी तक ये नहीं पता चला था कि फोन को ऑन कैसे किया जाता है। जिसके बाद वो पीछे मुड़ के ज़ुलू की तरफ देखता है और सोचता है कि उससे पूछ लेना चाहिए। ज़ुलू भी उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि चलो बाद में मैं तुमसे पूछ लूंगा, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम लोग उसी नमीनों को एक गली के बीच में देखते हैं जिसको उस औरत ने पावर दी थी और इसकी एबिलिटी ये थी कि ये लड़कियों के शरीर से उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता था और अपनी पावर को बढ़ा सकता था। जिसके बाद वो नमूना अपने दोनों हाथ हवा में फैला लेता है क्योंकि ये टी पोज इस बात को दर्शाता है कि अपन ही है यहाँ पे दमदार। लेकिन उसी टाइम पे रेगुलस उड़ते हुए आता है जो कि अपने डिवाइन शॉट का इस्तेमाल करते हुए उसके एक हाथ को काट के पार निकल जाता है। वो नमूना रेगुलस से पूछता है कि तुम कौन हो, जिसपे रेगुलस कहता है कि तुमने औरतों को बेइज्जत किया है इसीलिए तुम मरना डिजर्व करते हो। और रेगुलस उसे मारने से पहले उसे एक ही चीज कहता है कि अगर दम है तो खुद को बचा ले। वहीं पे नमूने को भी समझ में आ जाता है कि रेगुलस कोई भाई मक्खी वक्खी नहीं है, उसके अंदर से जो पावर निकल रही है वो इस बात को साफ दर्शाती है कि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और रेगुलस की पावर की निकलने वाले फ्लो की वजह से ही नमूने का दम घुटने लगा था, इसीलिए वो तुरंत समझ जाता है कि अब उल्टी कल्टी मारने की बारी आ चुकी है और वो तुरंत वहाँ से भागने लगता
लगता है। लेकिन इसी बीच उसके रास्ते के बीच में जीलू आ जाता है, जो कि अब दिखने में क्यूट तो नहीं लग रहा था। वहीं पे नमूना अपने मन के अंदर सोचता है कि अब ये दानव कहाँ से आ गया, ये सब दिखने में भले ही प्यारे हैं लेकिन अंदर से हैं बिल्कुल खौफनाक। इसके बाद वो दोनों मिलकर नमूने को घेर लेते हैं, जिसपे नमूना वहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर लेता है। इसीलिए रेगुलस जीलू से कहता है कि जल्दी से वहाँ से हट जाओ, लेकिन जीलू जल्दी से अपनी शील्ड का इस्तेमाल करता है हमले को रोकने के लिए। लेकिन वो नमूना हद से ज्यादा चालाक था, वो जल्दी से अपने मुंह से कुछ तो थूकता है, जिससे वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है। लेकिन वो इसी बात का फायदा उठा के तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। रेगुलस को समझ में आ जाता है कि ये छिपकली सा बंदा बहुत ज्यादा कमीना है। नमूने ने इन लोगों को मरने का धोखा देके यहाँ से भाग गया। रेगुलस उसके पीछे जाता है और वो जीलो को यहीं पे रुकने को कहता है। इसके बाद रेगुलस उस नमूने के पीछे जाता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि उसकी रिएक्शन स्पीड 1500 सालों तक फालतू पड़े रहने की वजह से खराब हो गई है। जिसके बाद वो तेजी के साथ नमूने का पीछा करने लगता है। वहीं पे जीलो को उस नमूने का हाथ दिखाई देता है, जिसके बाद वो फोन की मदद से जब उसके हाथ को स्कैन करता है तब वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उस नमूने का जो ग्रेड था वो चेंज हो जाता है और एस में बदल जाता है। वहीं पे हम लोग रेगुलस को देखते हैं, जो कि उसका पीछा करते हुए एक सुनसान से बिल्डिंग पे आ चुका था। रेगुलस को अभी तक लग रहा था कि ये नमूना बी ग्रेड का यासा है, लेकिन उसी टाइम पे रेगुलस उसके जाल में फंस जाता है और तभी रेगुलस एक अलग जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ पे कई सारी हरी कलर की बत्तियां जल रही थी। उसी टाइम पे हम लोग जीलो को देखते हैं, जो कि लैपटॉप में कुछ तो लिख रहा था। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे जो हाथ पड़ा हुआ था वो जल्दी से अपने फॉर्म को चेंज करता है और वो जीलो के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जीलो तुरंत अपनी सेल को एक्टिवेट करता हुआ कि उससे पहले ही हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे टियान आ जाता है, जो कि अपनी गन की मदद से आसानी के साथ उस हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है और जीलो को बचा लेता है। टियान जीलो से पूछता है कि अम्ब्रेला कहाँ पे चला गया, यानी कि रेगुलस वो उसको चिढ़ाने के लिए बोलता है, जिसपे जीलो उसे बताता है कि वो कुछ टाइम पहले ही एक नमूने के पीछे गया था। जिसके बाद जीलो आगे से वो करते हुए यानी कि ये बात नहीं कर सकता है, इसीलिए सिर्फ वो कहता है। टियान को दिखाता है कि हिडन ग्रेड है, जो कि बी से डायरेक्ट एस में बदल गया है, जिससे टियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे रेगुलस की चिंता होने लगती है। इसके बाद टियान जीलो से कहता है कि वो सबसे पहले सेफ जोन में चला जाए, जिसके बाद सेलेस्टियल कोर्ट को इन सभी चीजों के बारे में रिपोर्ट कर दे और रेगुलस की साइड की उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक वो यहाँ पे है वो दोबारा किसी को भी चोट लगने नहीं देगा। इसके बाद टियान पूरी तेजी के साथ रेगुलस के पीछे चला जाता है। इधर हम लोग देखते हैं कि रेगुलस जो बिल्डिंग के ऊपर था वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। हमें पता चलता है कि जो वो हरी लाइटें थी वो बहुत सारे हैंड थे, जिनकी मदद से वो रेगुलस के ऊपर हमला करता है। लेकिन रेगुलस अपने छाते का इस्तेमाल करके उन सभी हमलों को ब्लॉक कर रहा था। जिसके बाद वो नमूना रेगुलस से कहता है कि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, क्यों ना हम दोनों एक साथ मिल जाते हैं और एक बन जाते हैं। इस पे रेगुलस उससे कहता है कि तुम फालतू में मुझे यहाँ पे लेके आए थे, बस अपना ये बेकार सा थोबड़ा दिखाने के लिए। जिसपे वो नमूना रेगुलस को चारों तरफ से घेरते हुए बस इतना ही कहता रहता है कि मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ। और वो नमूना रेगुलस से कहता रहता है कि तुम अगर मेरे साथ जुड़ते हो तो वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होंगे जिनको अभी तक इसने एब्जॉर्ब किया है। इस पे रेगुलस आगे से अपनी डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, इन्फिनाइट शॉर्ट स्लैशेस, जिससे के साथ जितने भी हाथ है वो उन सभी को एक पल के अंदर धूल में मिला देता है, जिससे उस नमूने को समझ में आ जाता है कि ये पावर बहुत ज्यादा है। खैर इसी के बाद रेगुलस को आवाज आने लगती है, सेफ मी, मुझे बचा लो। हमें पता चलता है कि रेगुलस ने अभी तक जितने भी हाथों को काटा था ये उन सभी लोगों की जानें थीं, जिन लोगों को अभी तक इस नमूने ने एब्जॉर्ब किया था। इसके बाद ये सभी आवाजें रेगुलस को चारों तरफ से घेरने लगती हैं और रेगुलस के सर में दर्द होने लगता है। वो नमूना रेगुलस से कहता है, क्या तुम्हें ये आवाजें सुनाई दे रही हैं? ये सभी इंसान हुआ करते थे जिनको तुमने मारा है। अब तुम्हें ये पछतावा निकल जाएगा और तुम इसी तरीके से अपनी जिंदगी खत्म कर दोगे। इस पे रेगुलस उससे कहता है कि मेरे पछतावे से ज्यादा तुम्हें मारने की इच्छा बहुत ज्यादा है, देखता हूँ कि तुम कैसे बचते हो। इसके बाद वो डिवाइन कर्मा डिटेक्शन स्किल का यूज करता है, जिससे रेगुलस को पता चल जाता है कि ये कर्मा यानी कि नमूना बिल्डिंग के नीचे छुपा हुआ है। जिसके बाद वो अपने अम्ब्रेला का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे एक और डिवाइन टेक्निक का यूज करता है, जिससे वहाँ पे एक और अरे फॉर्मेशन बन जाती है। जिसके बाद रेगुलस अपने अम्ब्रेला से कहता है कि नीचे की तरफ जाओ, तो उसका अम्ब्रेला नीचे की तरफ इतनी तेजी से जाता है कि बिल्डिंग के जितने भी फ्लोर्स थे वो उन सभी को तोड़ देता है और सीधा ग्राउंड फ्लोर पे आके रुकता है। जिसके बाद हम लोग उस नमूने को देखते हैं तो उसकी बॉडी पिघल गई थी। रेगुलस अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने तो अपनी शॉर्ट्स का इस्तेमाल इसे चीरने के लिए किया था, कि पिघल कैसे गया। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वो नमूना जो पिघला हुआ था फिर से अपनी बॉडी को इकट्ठा करता है और एक सेंटीपीड मॉन्स्टर में बदल जाता है। इसी के साथ वो रेगुलस के ऊपर हमला करता है।
रेगुलस अपने कवच का इस्तेमाल करता है खुद को शील्ड करने के लिए और वो उसे बच जाता है। इसके बाद वो सेंटीपीड मॉन्स्टर रेगुलस के सामने खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जो पावर मैंने अभी तक कंज्यूम की थी 100 लोगों के डर से है। रेगुलस उससे कहता है कि तुमने जिन लोगों को मारा है वो पाप है, कोई ताकत नहीं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली ताकत को जो 100 लोग मेरे ऊपर यकीन करते हैं। इसके बाद रेगुलस अपने कानों से अपनी इयररिंग को हटाता है और अपनी सील को तोड़ देता है। रेगुलस जैसे ही अपनी सील को हटाता है तो फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा पावर रिलीज होती है। इसके बाद रेगुलस अपनी फॉर्म को ले लेता है और उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली ताकत क्या होती है। सेंटीपीड मॉन्स्टर तेजी के साथ रेगुलस के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो रेगुलस भी अपनी स्वॉर्ड को लेके सेंटीपीड मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है। इसके बाद रेगुलस सेंटीपीड मॉन्स्टर के पार निकल जाता है तो हमें पता चलता है कि रेगुलस ने सेंटीपीड मॉन्स्टर की जितनी भी टांगे थी उन सभी को एक बार में काट दिया है। सेंटीपीड मॉन्स्टर को इससे काफी ज्यादा दर्द होता है। इसके बाद वो रेगुलस के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सारी टांगों को काटने की। रेगुलस उसके मुंह के ऊपर पांव रख लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारी टांगे ही नहीं मैं तुम्हारे शरीर को भी काट दूंगा। इसके बाद रेगुलस अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और सेंटीपीड मॉन्स्टर की पूरी बॉडी को टुकड़ों में काटते हुए ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है और सेंटीपीड मॉन्स्टर के जितने भी टुकड़े थे वो सभी आसमान से नीचे की तरफ बरसते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, रेगुलस एक चुटकी बजाता है जिसके बाद वो एक और डिवाइन टेक्निक का यूज करता है और जो भी टुकड़े नीचे की तरफ आ रहे थे वो एक ही जगह पे फ्रीज हो जाते हैं। इसके बाद रेगुलस उनको भाई बीच हवा में ही फोड़ देता है और सभी धमाकों के बीच में वो अपना टी पोज करता है। लेकिन रेगुलस ने अभी भी उस सेंटीपीड मॉन्स्टर के सर को छोड़ दिया था। इसके बाद रेगुलस उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हारे अंदर से डर को महसूस कर सकता हूँ कि वो तुम्हारे पूरे सर के अंदर इधर उधर घूम रहा है। इसके बाद रेगुलस मुस्कुराते हुए अपने अम्ब्रेला को उठाता है और उसके ऊपर हमला करने ही वाला था कि उसी टाइम पे वो नबूना अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने अपनी क्वीन यानी कि औरत से पावर को हासिल किया लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे फंस गया। लेकिन अब समय आ चुका है कि वो अपनी क्वीन यानी कि औरत के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर सकता है। इसके बाद वो तो खुद को सेक्रीफाइस कर देता है लेकिन जाते हुए रेगुलस के ऊपर एक हमला करके जाता है। इसका नाम था लूनर क्रिस्टल पैलेस। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रेगुलस एक ऐसी डिवाइन पैलेस के अंदर आ जाता है जो कि पूरी क्रिस्टल से बनी हुई थी। रेगुलस अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसे तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो अंदर से उसे तोड़ ही नहीं पा रहा था और उसे अच्छे से पता था कि ऐसी चीजें कैसे यूज की जाती हैं। खैर उसी टाइम पे वो आगे कुछ कर पाता कि इससे पहले ही उसके मुंह से खून आता है। दरअसल रेगुलस ने जो अपनी सील को हटाया था उसके लिए उसे काफी बड़ा प्राइस तय करना पड़ेगा जो उसके बदन से दिया जाएगा। उसी टाइम पे हम लोग टियान को देखते हैं जो कि उड़ते हुए रेगुलस की साइड पे आ रहा था। उसको भी वो पैलेस दिखाई दे जाता है जिसके बाद वो अपने डायरेक्शन को चेंज करता है और जल्दी ही पैलेस के पास पहुंच जाता है। टियान वहाँ पे आने के बाद कहता है कि तुमने यहाँ पे मुझे ललचाने के लिए ये सब कुछ किया है तो फिर बाहर क्यों नहीं आते हो, तुम्हें तो मेन बॉस होना चाहिए। उसी टाइम पे रेगुलस को कुछ पीछे से महसूस होता है तो वो तुरंत पीछे हट के जब देखता है तब उसे पता चलता है कि वहाँ पे एक और एनिमी है जिसका नाम मेंगजी है। हमें मेंगजी के बारे में बताया जाता है जो कि ग्रेड एस की कर्मा है। इसकी कॉम्बैट एबिलिटी तो स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन ये बहुत ज्यादा माहिर छुपने के मामले में और इन तरीकों का इस्तेमाल करके ये बहुत ज्यादा लीथल अटैक कर सकती है। मेंगजी आगे से कहती है कि अगर सेलेस्टियल कोर्ट वालों ने ज्यादा असेंडर्स को नीचे ना भेजा होता तो फिर उसे कुछ काम करने की जरूरत ही ना पड़ती और ना ही वो अपना प्लान शुरू करती। लेकिन टियान उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी गन्स को बाहर निकालता है और उसके ऊपर डबल शूट करता है। लेकिन मेंगजी आगे से एक शील्ड का इस्तेमाल करती है जो कि टियान की बुलेट्स को आसानी के साथ रोक लेती हैं। लेकिन टियान यहीं पे नहीं रुकता है, वो तेजी के साथ आगे बढ़ता है और मेंगजी के ऊपर लगातार अपनी बुलेट से शूट करते रहता है। लेकिन मेंगजी भी बार बार अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए जितने भी बुलेट्स थे उन सभी को ब्लॉक करते जा रही थी। और वो टियान से कहते हैं कि टियान पहले बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ करता था लेकिन अब वो इतना ज्यादा कमजोर हो गया है कि कचड़े की सिवा कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो आगे से इल्यूजनरी बबल्स का इस्तेमाल करते हुए टियान से कहती है कि अगर उसे यहाँ पे सच में जीतना है तो फिर उसे कुछ अच्छा और कमाल का दिखाना पड़ेगा। इसके बाद वो उन बबल्स के साथ टियान के ऊपर हमला करती है लेकिन टियान तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वो जितने भी बबल्स थे उन सभी को डिस्ट्रॉय करते हुए मेंगजी की तरफ आगे बढ़ रहा था। जिसको देख के तो मेंगजी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और टियान इसी बात का फायदा उठा के मेंगजी के ऊपर शूट करता है और उसको हरा के आगे निकल जाता है। लेकिन ये अभी तक मरी नहीं है। टियान जैसे ही उसे नॉकआउट करता है तब वो अपने सामने देखता है तो जो पैलेस था वो भी अचानक से डिस्ट्रॉय होने लगता है और वो डिस्ट्रॉय होते ही उसके अंदर से रेगुलस बाहर निकलता है और वो टियान से कहता है कि उसे आने में इतना ज्यादा टाइम कैसे लग गया और जीलू कहाँ पे है। लेकिन वो तभी अचानक से बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से
जाने लगता है क्योंकि टास्क पूरा हो गया था। टियान जल्दी से पीछे मुड़ता है और रेगुलस के ऊपर अपनी गन से शूट करता है। रेगुलस उसको डॉज कर लेता है और टियान उसे कहता है कि ये तरीके मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे और वैसे भी वो छाता वाला मुझसे बात ठीक से नहीं करता है। इसके बाद रेगुलस आगे बढ़ता है और टियान के ऊपर हमला करता है, लेकिन उसी टाइम पे टियान फिर से वहाँ पे शूट करता है और जितने भी बबल्स थे उनको फिर से डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये मैच टियान की इल्यूजन थी और कुछ भी नहीं। इसके बाद टियान मेंगजी से कहता है कि बाहर आ जाओ, फालतू के ड्रामे करना बंद करो। मेंगजी टियान से कहती है कि उसने जितना सोचा था टियान उससे ज्यादा होशियार है। जिसके बाद वो फिर से वहाँ पे इल्यूजन का इस्तेमाल करते हुए टियान के ऊपर हमला करती है, लेकिन टियान को इस बात से गुस्सा आ जाता है कि उसने रेगुलस का इस्तेमाल किया था टियान को फंसाने के लिए, इसीलिए वो गुस्से में मेंगजी के ऊपर हमला करने लगता है। हालांकि मेंगजी आगे से कहती है कि अब देरी हो चुकी है, तुम्हारे दिन निकट आ चुके हैं, अब तुम बर्बाद होने वाले हो। जिसके बाद हम लोग डुआन होंग और जीलू को देखते हैं जो कि उन दोनों की तरफ आगे बढ़ रहे थे उन्हें ट्रैक करते हुए, और डुआन होंग को दोनों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उन दोनों को सजा देने वाली थी। लेकिन उसी टाइम पे उन दोनों के ऊपर शॉट से हमला होता है। डुआन होंग तुरंत पीछे रुक जाती है और वो इस बात को देख के हैरान थी कि हवा में और भी कई सारी शॉट्स उड़ रही थी जो कि उनके ऊपर तुरंत हमला कर सकती थी। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक और म्यूटेटेड कर्मा आता है जिसके पास होशियारी थी, जो कि दिखने में एक चूहे की तरह था। वो चूहा डुआन होंग से कहता है कि अब वो काफी ज्यादा परेशान होने वाली है क्योंकि उसके साथ कई सारे दुर्घटना होने वाली हैं। फिर वो चूहा अपनी शॉट्स का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के ऊपर हमला करने लगता है। वो दोनों जल्दी से इधर उधर होके उन शॉट्स को डॉज करती हैं। इसके बाद डुआन होंग अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस चूहे को अपनी जंजीरों के अंदर जकड़ लेती है और उसे कुछ टाइम के लिए कैद कर लेती है। इसके बाद वो जीलू से कहती है कि वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करे। जीलू वहाँ पे अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो हमें पता चलता है कि जीलू पेंटिंग करके कोई भी आर्टिफैक्ट बना सकता है। जीलू जब अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है तब उसकी पेंटिंग की वजह से वहाँ पे एक वॉरियर बनता है जो कि बहुत बड़ा था। इसके बाद वो अपनी शॉट का इस्तेमाल करते हुए उस चूहे के ऊपर हमला करने लगता है। उन दोनों को लगता है कि उन्होंने मिलकर चूहे को हरा दिया, लेकिन उसी टाइम पे डुआन होंग को महसूस होता है कि उसकी जंजीरें टूट चुकी हैं। जिसके बाद वो चूहा आजाद होता है और वो अपने एक ही हाथ से उस सोल्जर की शॉट को पकड़ लेता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो उन दोनों से कहता है कि तुम्हारे पास इतना ही दम है। उसी टाइम पे हम लोग मेंगजी को देखते हैं और जब टियान ने उसके ऊपर गोलियां चलाई थी तो वो गोलियां मेंगजी को लगी तो थी, जिसके बाद उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन वो भी महज उसका एक इल्यूजन था। इसके बाद टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि उसकी सिर्फ एक ही लेयर अनलॉक हुई है, इसीलिए वो अभी भी अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसके बाद जब वो अपने फोन को चेक करता है तब उसके ऊपर जीलू का मैसेज आया हुआ था और उसने डुआन होंग को सारी सिचुएशन के बारे में बता दिया था और दोनों ही वहाँ पे पहुँच रहे थे। ये मैसेज उसने भेजा था, लेकिन टियान को अब सब कुछ समझ में आ चुका था कि ये सब कुछ ही इल्यूजन है। जब उसने रेगुलस की चिंता के बारे में सोचा तब रेगुलस उसके सामने आ गया। जब उसने मिंगजी के ऊपर गुस्सा दिखाया तब मिंगजी ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया और उसे हरा दिया। और जब उसने जीलू के बारे में सोचा तब अचानक से उसके पास जीलू का मैसेज आ गया और टियान को सब कुछ समझ में आ जाता है कि मिंगजी ने उसके दिमाग को पढ़ लिया है और ये बस उसका एक सपना है। उसी टाइम पे मिंगजी टियान के पीछे आती है और वो उसको बताती है कि उसने आधी सच्चाई जान ली है। फिर अचानक से टियान के सर में काफी ज्यादा दर्द होता है और वो वहीं पे नॉकआउट हो जाता है। मेंगजी उसे कहती है कि अब समय आ चुका है जब मेरे लॉर्ड तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे होंगे, अब तुम्हें उनके पास चलना चाहिए, बस हमारे टियान को उस औरत के पास मत लेके जाना, वो अश्लील है। जिसके बाद डुआन होंग की साइड आ जाती है। हम लोग देखते हैं कि डुआन होंग फिर से अपनी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करती है जो कि प्रिजन चेन थी। जिसके बाद एक प्रिजन डुआन होंग और जीलू के ऊपर आ जाता है और उसको चेन कवर कर लेती है। इसके बाद जीलू वहाँ पे एक और अपनी स्किल का यूज करता है और फिनिक्स बनाता है। वो फिनिक्स उड़ता हुआ सीधा उस चूहे के ऊपर जाता है और अपनी फ्लेम थ्रोवर से उसके ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है, लेकिन वो चूहा भी कम नहीं था। वो आगे से गोल्डन बॉडी नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे उसकी बॉडी सोने की बन जाती है। ये चूहा तो काफी महंगा है। जिसके बाद वो चूहा अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को सर्वाइव कर जाता है और साथ ही में एक ही हमले में उस फिनिक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो फिर से डुआन होंग से कहता है कि ऐसी टेक्निक मेरे ऊपर काम नहीं आएंगी। जिसके बाद वो तेजी से भागते हुए उन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद वो चूहा फिर से एक और सिल का इस्तेमाल करता है और उन दोनों के ऊपर फिर से अपने नाइफ और शॉर्ट से हमला करता है और उन लोगों से कहता है कि पहले के अपोनेंट्स बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुए करते थे, लेकिन तुम्हारे जैसे सेलेस्टियल ऑफिशियल अब औकात के लायक नहीं है कि वो मेरे साथ फाइट कर सके। डुआन होंग इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये कर्मा एस ग्रेड का है। इसके बाद डुआन होंग जीलू की एक और सील लेयर को अनलॉक कर
कर देती है, जिससे जीलो की पावर बढ़ जाती है। जिसके बाद जीलो वहाँ पे एक चाइनीज माइथोलॉजिकल बीस्ट को समन करता है, जिसके बाद 2 लंबे दांत थे। वो बीस्ट सीधा भागते हुए उस चूहे की तरफ जाता है और उसके ऊपर एक जोरदार हमला करता है। चूहा फिर से अपने वेपन्स का इस्तेमाल करके उस बीस्ट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है। वो बीस्ट डायरेक्ट उसके ऊपर एक हमला करता है, जिससे चूहा पीछे की तरफ खिसक जाता है। इसके बाद चूहा उसे कहता है कि तुम तो सच में कमाल के हो, लेकिन तभी वो देखता है कि वो बीस्ट रुका नहीं था और वो तुरंत उसके ऊपर फिर से पंजे से हमला करता है। लेकिन चूहा अपनी फुर्ती को दिखा के तुरंत वहां से डॉज करता है और इधर उधर भागने लगता है। दरअसल चूहे को पता लग गया था कि उन लोगों ने जो मिशन को लिया था वो पूरा हो चुका है, इसीलिए वो जाते हुए डुआन होंग से कहता है कि मेरा गोल तो पूरा हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। जिसके बाद वो चला जाता है। वहीं पे हम लोग जीलो को देखते हैं और इतने ज्यादा बीस्ट को और इतने ज्यादा समन को एक साथ कंट्रोल करने की वजह से वो काफी ज्यादा थक चुका था। उसी टाइम पे वहाँ पे रेगुलस आ जाता है और वो जीलो से पूछता है कि उसे इतनी चोटें कैसे लगी और टियान कहाँ पे चला गया। जिस पे डुआन होंग उसे बताती है कि वो तो उसकी मदद करने के लिए गया था, क्या उसने उसे देखा नहीं। जिसके बाद डुआन होंग को ऐसा लगता है कि टियान ने उन्हें धोखा दे दिया है और वो यहाँ से भाग निकला है, क्योंकि उसका ट्रैकिंग पॉइंट भी गायब हो चुका था। उसी टाइम पे हम लोग टियान को देखते हैं जो कि किसी दूसरे डायमेंशन के अंदर था, और ये डायमेंशन एक अलग ही डायमेंशन है। और अगर तुम्हें डायमेंशन नहीं पता है तो कोई एक ऐसी दुनिया जहाँ पे तुम्हारे जैसा दिखने वाला है, लेकिन वो तुमसे बेहतरीन होगा या फिर उसकी आंख की जगह पे नाक होगी। मिंगजी टियान को बताती है कि ये उसके मास्टर का ड्रीम है। उसी टाइम पे टियान को महसूस होता है जो उसकी सील है वो धीरे धीरे करके अनलॉक होने लगी है और उसके मन के अंदर कई सारी सी बातें या फिर मंत्र घूमने लगती हैं। टियान मिंगजी से पूछता है कि ये कौन सी जगह है और ये कौन सी आवाजें हैं जो मुझे सुनाई दे रही हैं। जिसपे मिंगजी उसे बताती है कि ये मेरे मास्टर की आवाजें होंगी जो तुम्हें सुनाई दे रही हैं। मेरे मास्टर तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें मना नहीं करना चाहिए, उसे एक्सेप्ट कर लो। उसी टाइम पे टियान की जो सील थी वो फोर्सफुली ही अनलॉक हो जाती है। अब टियान अपनी पूरी पावर्स का यूज कर सकता था। इसके बाद टियान तेजी से आगे बढ़ता है और मिंगजी के ऊपर हमला करता है, लेकिन मिंगजी उसे आसानी के साथ डॉज कर लेती है। टियान जल्दी से पीछे घूमता है और अपनी गन्स का इस्तेमाल करते हुए लगातार उसके ऊपर शूट करने लगता है, लेकिन मिंगजी के ऊपर इन गन्स का कोई भी भाई असर नहीं हो रहा था। वो उन सभी बुलेट्स को अपनी शील्ड की मदद से ब्लॉक कर लेती है और वो टियान से कहती है कि फालतू में एनर्जी वेस्ट करने का कोई भी जरूरत नहीं है, ये मेरा इलाका है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहीं पे मसल सकती हूँ। इसके बाद वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके टियान के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ बना लेती है और वो टियान के ऊपर हमला करते हुए कहती है कि तुमने मास्टर की बातें नहीं मानी, अब तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। टियान जल्दी से बैक फ्लिप मारता है और उस अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद वो फिर से शूट करना शुरू करता है और इस बार उसकी जो गोलियां थी वो हाथ के ऊपर लगती हैं, तो वो हाथ को तो डिस्ट्रॉय कर देती हैं, लेकिन इसके बावजूद टियान उन्हें पार नहीं कर पा रहा था। तो फिर टियान वहाँ पे एक अलग टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपनी दोनों गन्स को आपस में फ्यूज कर देता है। तो फिर दोनों गन्स मिलके वहाँ पे अनलिमिटेड मशीन गन बन जाती हैं। जिसके बाद टियान अनलिमिटेड फायरिंग डायरेक्ट उस हाथ के ऊपर करता है और उसे सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर देता है। मिंगजी उसे कहती है कि वो बहुत ज्यादा जिद्दी है, उसने अभी तक उसके लॉर्ड की महारथी को नहीं देखा है, और अगर टियान उसकी बात मान लेगा तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और वो अपनी लिमिट को पास कर सकता है। इसके बाद मिंगजी फिर से अचानक से टियान के पीछे से आती है और उसे कहती है कि उसे कुत्ता बने रहने में बहुत ज्यादा मजा आता है ना, तो फिर इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है। इसके बाद वो फोर्सफुली टियान की बॉडी के ऊपर कब्जा करने लगती है और उसे कहती है कि चलो अब अच्छे से पालतू से कुत्ते बनो और इन सभी चीजों को एक्सेप्ट कर लो। वो मिंगजी की एनर्जी की वजह से टियान को बहुत जोरों से दर्द हो रहा था, जिसके बाद वो चिल्लाने लगता है। धीरे धीरे करके मिंगजी का जो लॉर्ड था वो टियान की बॉडी के अंदर जाने लगता है। मिंगजी उसे बताती है कि अगर वो उसके मास्टर का वेसल बनेगा तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा सम्मान की बात होगी। लेकिन मिंगजी ये सभी बातें बोल ही रही थी कि उसी टाइम पे टियान अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करता है और मिंगजी का गला पकड़ के उसे ऊपर उठा लेता है। इसके बाद वो उससे कहता है कि बताओ ये किसका ड्रीम है। मिंगजी इस बात से हैरान हो जाती है कि टियान अभी भी अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर पा रहा है और अभी भी उसके पास उसकी खुद की सोचने समझने की शक्ति है। टियान उसे कहता है कि मेरे सवालों का जवाब दो, नहीं तो गर्दन उखाड़ दूंगा। इसके बाद टियान उसे पूछता है कि ये कौन सी जगह है, तो फिर मिंगजी उसे बताती है कि ये सभी कर्मा का सोर्स है, एक ड्रीम वर्ल्ड जो कि उसके मास्टर ने बनाया है, द मास्टर ऑफ केओस। टियान फिर पूछता है कि मुझे यहाँ पे क्यों लाया गया है। मिंगजी बताती है बिल्कुल क्योंकि मेरे मास्टर का खून तुम्हारी बॉडी के अंदर दौड़ रहा है। टियान उससे पूछता है कि मुझे सब कुछ सच सच बताओ, जिसपे मिंगजी आगे से भाई पागलों की तरह हंसते हुए कहती है कि टियान उनका जैसा एक कर्मा बनेगा और यही उसका भाग्य है। तो तुम लोगों को अब समझ में आ चुका था कि टियान इसी वजह से जैसा कि कर्मा टेक्निक को यूज कर पा रहा था। डुआन होंग को ऐसा लगता है कि टियान ने उन लोगों
को धोखा दे दिया है। इसीलिए वो सेलेस्टियल कोर्ट को इस बारे में रिपोर्ट करने वाले थे कि टियांग उन लोगों को धोखा दे के भाग चुका है, लेकिन रेगुलस उसे रोक देता है और उसे बताता है कि टियान ऐसा बंदा नहीं है और उसे वैसे भी कुछ निशान मिले हैं जिससे ये बात साबित होती है कि टियान किसी कर्मा के साथ फाइट करते हुए गायब हुआ है। रेगुलस को इस बात के ऊपर भी भरोसा था कि टियान उन्हें धोखा नहीं देगा क्योंकि वो एक ऐसा इंसान नहीं है, लेकिन डुआन होंग इस बात के ऊपर यकीन नहीं करती है और वो उसे बताती है कि 1500 सालों पहले क्या हुआ था। क्या 1500 सालों पहले जो लोग मरे थे क्या उन्होंने सुसाइड की थी और क्या वो लोग ये बात भूल चुके हैं कि वो लोग किसकी वजह से आज स्लेव का काम कर रहे हैं। लेकिन रेगुलस आगे से कहता है कि टियान ने उसे वादा किया है कि वो अपना काम खत्म करने के बाद उसकी जिंदगी अपने हाथों में दे देगा, इसीलिए रेगुलस को उसके ऊपर भरोसा था। लेकिन डुआन होंग को इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो साफ कहती है कि वो इसकी रिपोर्ट सेलेस्टियल कोर्ट को करने वाली है, जिसके बाद वही लोग फैसला करेंगे कि टियान भागा है या नहीं। लेकिन रेगुलस अभी भी बात नहीं मान रहा था तो डुआन होंग उसकी सील का इस्तेमाल करते हुए उसे टॉर्चर करते हुए बताती है कि वो लोग मारे गए थे, उन लोगों को टियान ने मारा था और कोई भी नहीं, और वो इसकी रिपोर्ट करने ही वाली है, जिसके बाद वो लोग देखेंगे कि टियान के साथ क्या करना है। खैर उसी टाइम पे उसे फोन पे कई सारे मैसेज आते हैं और उसे पता चलता है कि कई सारे कर्म पूरे शहर के अंदर फैल चुके हैं और हर तरफ तबाही मच रही है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ कर्मा इंसानों को खा रहे थे कि उसी टाइम पे वहाँ पे रेगुलस आता है जो कि उस कर्मा को मार गिराता है और उसे बचा लेता है। रेगुलस जिलू से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो और भी कर्मास को मारते हुए लीजोस को बताता है कि डुआन होंग ने उन लोगों से वादा किया है कि अगर वो लोग सारे कर्मा को मार देते हैं तो फिर वो उनकी मदद करेगी टियान को ढूंढने में कि वो कहाँ पे चला गया है। लेकिन रेगुलस को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अचानक से इतने सारे कर्मा कहाँ से आ गए हैं। उसी टाइम पे हम लोग डुआन होंग को देखते हैं जो कि सेलेस्टियल कोर्ट के पास ये मैसेज भिजवा देती है कि यहाँ पे कई सारे कर्मा दिखाए गए हैं। तभी उसकी नजर एक और बंदे के ऊपर पड़ती है जो कि अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भाग रहा था। डुआन होंग को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से इतने सारे कर्मा कहाँ पे आ गए, लेकिन इसके बावजूद वो उसकी जान बचाने के लिए उसके पीछे जाती है। लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक ऐसे अपोनेंट से हो जाती है जिसके साथ उसे नहीं मिलना चाहिए था। दरअसल वहाँ पे वही चूहा आ चुका था जो कि एस ग्रेड का था और वो चूहा जैसे ही डुआन होंग को देखता है तो मुस्कुराते हुए कहता है कि दुनिया कितनी छोटी है, हम दोनों दोबारा मिल गए। इसके बाद वो चूहा फुर्ती के साथ आगे बढ़ता है और डुआन होंग के ऊपर हमला करता है। लेकिन डुआन होंग फिर से वहाँ पे बाइंडिंग चेन का इस्तेमाल करती है और चूहे को कैद कर लेती है। इसके बाद वो अपनी जान बचाते हुए फोन को निकालती है और रेगुलस को कॉल लोगों को बताती है कि उसे एस ग्रेड का कर्मा पीछा कर रहा है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंचो। लेकिन वो आगे कुछ कर पाते कि इससे पहले ही कि चूहा अपने आप को आजाद करवा लेता है और वो डुआन होंग के फोन के ऊपर अपने वेपन से हमला करके उसे तोड़ देता है। इसके बाद कई सारे वेपन एक साथ डुआन होंग के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन डुआन होंग फुर्ती का फायदा उठाते हुए वहाँ से बच के निकल जाती है। लेकिन अचानक से उसकी किस्मत खराब होने की वजह से दीवार का रास्ता आ जाता है और उसके पास भागने का कोई भी जगह नहीं बचती है। उसी टाइम पे चूहा एक और शॉट के साथ डुआन होंग के ऊपर हमला करता है। डुआन होंग जैसे ही देखती है तो वो तुरंत अपनी चेन का इस्तेमाल करती है अटैक को ब्लॉक करने के लिए। लेकिन उसी टाइम पे वो शॉट अपना डायरेक्शन चेंज करती है और वो सीधा जाके डुआन होंग के सीने के अंदर घुस जाती है और सीधा दीवार पे जाके लगती है। इससे डुआन होंग बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। चूहा डुआन होंग से कहता है कि उसके स्पेल्स और टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने भाई के मुकाबले में बहुत ज्यादा कमजोर है। उसका भाई दी हेवनली प्रिजनर स्टार टियान के हाथों से मारा गया था, इसीलिए भाई ये डुआन उसके ऊपर बहुत ज्यादा खुन्नस में रहती है। अब पता चला और ये काफी दुख की बात है कि वो यहाँ से जा चुका है, नहीं तो वो मेरे लिए एक वर्दी अपोनेंट हो सकता था। जिसके बाद वो डुआन के सर को पकड़ता है और उसे उठा लेता है। उसी टाइम पे सीन शिफ्ट होके इन दोनों पे आ जाता है जहाँ पे ये दोनों अभी भी कर्मा के साथ फाइट कर रहे थे। रेगुलस के पास डुआन का मैसेज आता है जो कि बताती है कि उसके पीछे एस ग्रेड का कर्मा लगा हुआ है। इसलिए रेगुलस जीलू से कहता है कि उन्हें जल्दी जाना होगा, सेलेस्टियल कोर्ट वाली बहुत ज्यादा मुसीबत में है। अगर वो मारी जाती है तो हमारे लिए टियान को ढूंढ पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद वो दोनों तेजी से डुआन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते के बीच में जितने भी कर्मा आते हैं वो उन सभी को एक एक झटके में मारते जाते हैं। लेकिन एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद उनके सामने कई सारे कर्मा आ गए थे जो कि चमगादड़ की तरह लग रहे थे। इसीलिए रेगुलस जीलू से कहता है कि वो जल्दी से अपनी एबिलिटी का यूज करे। इस पे जीलू फिर से वहाँ पे उसी बीस्ट को समन करता है जब उसने चूहे के साथ फाइट की थी और वहीं पे रेगुलस भी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए जितने भी कर्मा सामने की तरफ से आते जा रहे थे वो उन सभी को मारते हुए निकल जाते हैं। लेकिन इतने ज्यादा तबाही के
साथ फाइट करने के बावजूद कर्मा आना बंद ही नहीं हो रहे थे। रेगुलस को समझ में आ जाता है कि वो टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए वो आगे से बस यही उम्मीद करता है कि सेलेस्टियल कोटवानी यानी कि डुआन कुछ टाइम तक सही रहे। अगर वो मर जाती है तो उनके लिए टियान को ढूंढ पाना ना के बराबर होगा। उसी टाइम में हम देखते हैं कि डुआन मरने ही वाली थी। चूहा डुआन से कहता है कि तुम्हारी इज्जत के लिए मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, इसलिए शांति के साथ मर जाओ। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड लेके उसके ऊपर हमला करने वाला था। वहीं पे डुआन अपने मन के अंदर सोचती है कि वो तो अब मरने वाली है। वो तो अपने हाथों से टियान को भी नहीं मार सकी जिससे वो अपने बड़े भाई का बदला ले सके। उसी टाइम पे वहाँ पे टियान आता है जो कि इन्फिनिटी विमल आकृति नाम की कोई टेक्निक का इस्तेमाल करता है और धड़ाधड़ चूहे के ऊपर कई सारी गन शॉट मार देता है, जिससे वो चूहा पीछे की तरफ जाके गिरता है और काफी ज्यादा घायल हो जाता है। फिर जब वो चूहा अपना चेहरा उठा के साइड की तरफ देखता है तब उसको वहाँ पे टियान दिखाई देता है, जिससे वो चूहा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। टियान उसे कहता है क्या हुआ भाई, मेरे को देख के इतना ज्यादा हैरान क्यों हो गए। चूहा इस बात को तुरंत समझ आता है कि अगर टियान यहाँ पे आ चुका है तो मिंगजे मारी गई है। टियान उसे कहता है कि चलो अब अच्छे बच्चे की तरह सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो चूहे का जहर खिला के मार दूंगा। जिस पे वो चूहा आगे से कहता है कि तुम डर गए हो इसीलिए सच्चाई जानना चाहते हो, अब इसका कोई भी फायदा नहीं है, तुम जल्द ही मारे जाओगे और तुम हम में से एक बनोगे, एक खतरनाक कर्मा। टियान उस चूहे से कहता है कि देखो ऐसा है भाड़ में जाओ। जिसके बाद वो कई सारी गोलियां उस चूहे के शरीर के अंदर डाल देता है और उसको छल्ली छल्ली कर देता है और इसी के साथ चूहे का गेम यहीं पे बजा दिया जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेलेस्टियल कोर्ट वालों ने रेनफोर्समेंट को वहाँ पे भेज दिया था। टियान डुआन को उनके हवाले कर देता है और उसे बताता है कि ये काफी ज्यादा घायल है। उसने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके इसके ऑर्गन्स को तो ठीक करके रखा है, लेकिन ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हो चुकी है, इसीलिए अगर इसे सेलेस्टियल कोर्ट में ठीक किया जाएगा तो ये ठीक हो जाएगी। जिस पे वो बंदा डुआन को अपने पास ले लेता है और टियान से पूछता है क्या उसने अपनी पावर को हासिल कर लिया है। इस पे टियान आगे से कहता है बिल्कुल, और वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी सेलेस्टियल कोर्ट के ऊपर हमला नहीं करूंगा, लेकिन मेरी दो रिक्वेस्ट है जो कि पूरी ही होनी चाहिए। सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि मेरा डेस्टिनेट ट्रेजर यानी कि जो मेरे इतिहास मेरी कसम में लिखा हुआ है वो मुझे चाहिए, और दूसरी शर्त ये है कि मुझे उससे मिलना है। वो बंदा टियान से कहता है कि उसकी पहली शर्त तो आसानी के साथ पूरी हो जाएगी क्योंकि उसने अपनी पावर को हासिल कर लिया है और वो सेलेस्टियल कोर्ट के ऊपर हमला करके फोर्सफुली भी वो चीज को छीन सकता है। लेकिन जो दूसरी चीज है ये काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि 1500 साल पहले एम्परर टियान के ऊपर सारी सील लगाने के बाद सर्कुलेशन में चला गया था, जिसके बाद से एम्परर ने किसी से कोई भी मुलाकात नहीं की है, जैसे कि वो गायब ही हो चुका है। वो बंदा जाते हुए टियान से कह के जाता है कि वो एम्परर को उसकी रिक्वेस्ट के बारे में बता देगा, बाकी ये तो एम्परर के ऊपर निर्भर करता है कि वो टियान से मिलना चाहता है या नहीं। इस पे टियान आगे से कुछ भी नहीं कहता है। रेगुलस टियान से कहता है कि वो पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा चेंज हो चुका है क्योंकि वो पहले किसी भी सेलेस्टियल कोर्ट वाले की ऑफिशियल की चिंता नहीं करता था, और जिन लोगों ने भी अभी तक टियान को हेम्युलेट किया है उसने कभी भी उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ा है और न ही उनकी जिंदगी बचाई है। इसीलिए रेगुलस को ऐसा लगता है कि टियान काफी ज्यादा चेंज हो गया है। जिस पे टियान आगे से कहता है कि उसके खूनी नेचर की वजह से कई सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें झेली हैं और उसने भी कई सारी चीजों को खोया है, और उसके सेल्फिश नेचर की वजह से कई सारे लोगों को दिक्कतें हुई हैं, जिसके बदले में उसने जो बेइज्जती सही है वो तो कुछ भी नहीं है। और अब टियान का बस एक ही मकसद है कि उसे उस एम्परर के साथ मिलना है और फेस टू फेस बात करके उसे निचोड़ देना है और मार देना है। रेगुलस वहाँ से जाते हुए टियान को बताते जाता है कि वो बेवकूफ हो गया है, लेकिन शेड्यूल के मुताबिक जीलो उसके साथ अगले महीने तक रहने वाला है, और रेगुलस को टियान के साथ रहने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसके कोई भी बुरे गुण अपने पास नहीं रखना चाहता है। टियान उसे कहता है कि स्क्रोल शुरू होने वाला है, वो कहाँ पे जा रहा है। इस पे रेगुलस उससे कहता है कि वो स्लेव के तौर पे रहते रहते उसका दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए वो फालतू की बकवास पूछ रहा है, और रेगुलस को स्कूल जाने की क्यों ही जरूरत पड़ेगी खुद की पहचान छुपाने के लिए। जिसके बाद हम लोग रेगुलस को देखते हैं जो कि फालतू का काम कर रहा था। दरअसल रेगुलस यहाँ पे उन लोगों को मारपीट के सबक सिखा रहा था जो कि दिन के उजाले में टियान को लूटा करते थे। रेगुलस टियान से पूछता है कि यहाँ के हाल ऐसे ही हैं कि लोग दिन के उजाले में लोगों को लूट रहे हैं। इस पे टियान कहता है कि आमतौर पे तो नहीं होता है, लेकिन आजकल जो कांड हो रहे हैं कर्मा की वजह से, उस वजह से कुछ ज्यादा ही ये सब चीजें बढ़ गई हैं। इस पे रेगुलस भी आगे से कहता है कि ऑर्डिनरी लोगों को स्पेल की मदद से ये सारी यादें मिटा दी गई हैं, लेकिन कर्मा ने जो को भी इस कांड किए थे और जो लोग उससे इफेक्ट हुए थे उनकी कोई भी गारंटी नहीं है और उनके दिमाग को रिसेट नहीं किया जा सकता। लेकिन रेगुलस को ये बात अभी भी समझ में नहीं आई थी कि यहाँ पे ऐसे कई सारे छोटे मोटे कर्मा हैं जो कि दिन के उजाले में वह फालतू में ही बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कर्मा खुद ब
वह खुद मरना चाहते हैं। उसी टाइम पे टियान रेगुलस को बताता है कि यहाँ पे एक और कर्मा देखा गया है, जिस पे टियान अपने आर्मर को पहनता है और उस तरफ जाते हुए रेगुलस से कहता है कि वो इस कर्मा से निपट लेगा। इसके बाद टियान एक कमरे के पास जाता है जिसके अंदर से उसे सिग्नल मिल रहा था, और जब टियान उस कमरे के अंदर एंटर होता है तब उसको वहाँ पे एक इंसान की डेड बॉडी दिखाई देती है, लेकिन उस डेड बॉडी के ऊपर कोई भी काटने या फिर नोचने की निशान नहीं थे, जैसा कि कर्मा अक्सर करते हैं। उसी टाइम पे वहाँ पे रेगुलस भी आ जाता है, जो कि टियान से कहता है कि जब से उसके ऊपर सील लगी है वो उसकी स्पीड के साथ मैचअप नहीं कर पा रहा है। टियान उससे कहता है कि उसके पास कोई भी तरीका नहीं है जिससे वो उस कमीने एम्परर की सील को उसके ऊपर से हटा सके, लेकिन वो दोनों इसी बारे में बात कर ही रहे थे कि उसी टाइम पे वो भाई क्रॉप्स यानी कि लाश उड़ जाती है, जो कि एक कर्मा में बदल चुकी थी, और वो डायरेक्ट टियान के ऊपर हमला कर देती है। रेगुलस जल्दी से आगे बढ़ता है और वो अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिसके बाद वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस कर्मा के मुंह के अंदर अपनी शॉट को घुसा देता है और उसे मार देता है। रेगुलस बताता है कि उसने ऐसे कई सारे कर्मा देखे हैं जो कि सोल को चेंज कर लेते हैं और कर्मा के अंदर बदल जाते हैं, लेकिन उसने आज से पहले ऐसे किसी भी कर्मा को नहीं देखा है जो कि लाश के अंदर से बदल जाता है। टियान आगे बढ़ता है और उस डेड बॉडी को चेक करने लगता है, और जब वो उस बॉडी को चेक कर ही रहा था तभी अचानक से उसके पास एक और इल्यूजन आ जाता है। टियान को ये बात समझ में नहीं आती है कि अगर आसपास कोई ऐसा कर्मा था जो कि इल्यूजन टेक्निक का यूज कर सकता है तो फिर उसने उसके ऊपर हमला क्यों नहीं किया। इसके बाद टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि उसको बैटलफील्ड के अंदर लाया गया है जब लड़ाई खत्म हो गई थी, और ये जानबूझ के किया गया था क्योंकि टियान ने यहाँ पे कई सारे बुरे एहसास झेले थे। उसने यहाँ पे कई सारे लोगों को मार गिराया था जो कि उसी की टीम में होंगे, जैसे कि सेलेस्टियल कोर्ट वाले। उसी टाइम पे टियान को कोई आवाज आती है, और जब वो पीछे मुड़ कर देखता है तब उसको एक डेड बॉडी नीचे गिरते हुए दिखाई देती है, और तभी डेड बॉडीज के ढेर के ऊपर से एक कर्मा निकलता है जो कि टियान की तरफ देख रहा था। उसी टाइम पे वो इल्यूजन वहाँ से खत्म हो जाता है। रेगुलस बताता है कि उसने इन सभी चीजों की रिपोर्ट दे दी है, तो फिर टियान उसे कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, काफी ज्यादा देर हो रही है, और वो रेगुलस को इस इल्यूजन के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।